हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवा। फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ। एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है डिप्टी डायरेक्टर की, जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रही है। बहुत दिनों से लोग किसी अच्छी वैकेंसी का वेट कर रहे थे। जो भी लोग बैंकिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए थे उनके लिए ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, बिकॉज इसका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, कहीं ना कहीं बैंकिंग से थोड़ा बहुत अलाइंड है। यदि आप आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नाबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसबीआई पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये एग्ज़ाम भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट लेके आप इजीली क्रैक कर सकते हो। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको लाइटली नहीं लेना है। आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। पूरा नोटिफिकेशन आज आपके साथ डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पोस्ट है वो है डिप्टी डायरेक्टर की। ओके, एंड वैकेंसीज कितना है ऑल ओवर इंडिया? 151 वैकेंसीज हैं फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा ग्रेड ए का जॉब है, राइट। एंड यहाँ पे जो आपको सैलरी वगैरह मिलेगी बहुत ही अच्छी मिलेगी। मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं कि आप अगर आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है वो नहीं दे पाए किसी कारण, या फिर आपकी उतनी प्रिपरेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके जैसा ही थोड़ी एक अच्छी पोस्ट आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करके मिल जाएगी। और इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है दैट इज़ 2 सितंबर 2021। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। इस नोटिफिकेशन को अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या क्या पर्क्स हैं, सैलरी कैसी है, क्या क्या आपके किस तरह से आप एग्ज़ाम का सिलेबस है उसको कैसे प्रिपेयर करना है, सब चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा डिले ना करें एंड तुरंत इसके लिए अप्लाई कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये जो एग्ज़ाम है किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है इसके लिए। ओके, जैसा कि मैंने बताया जो पोस्ट है वो क्या है, डेप्यूटी डायरेक्टर की। अब ये डेप्यूटी डायरेक्टर किस डिपार्टमेंट में होगा, राइट। तो देखिए, ये जो डेप्यूटी डायरेक्टर है वो है ईएसआईसी के लिए। ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो होता है, वहाँ पे डेप्यूटी डायरेक्टर की जो पोस्ट है उसका एग्जामिनेशन है। अब ये देखिए, जो मैंने आपके सामने ये जो स्क्रीनशॉट है ये नोटिफिकेशन का ही मैं शेयर कर रहा हूँ डायरेक्टली। देखिए, यहाँ पे लिखा है स्पेशल रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट, right, by Union Public Service Commission invites online recruitment applications, ORA मतलब online recruitment applications for recruitment by selection to the following post। क्या क्या पोस्ट है देख लीजिए यहाँ पे। 151 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर। फ्रेंड्स, बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट है, बिल्कुल भी इसको लाइटली नहीं लेना है, राइट। कहाँ पर? एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो यहाँ पे आपको टोटल 151 पोस्ट की वैकेंसी आई है। डेप्यूटी डायरेक्टर इसकी डेजिग्नेशन होगी, और कहाँ पर होगा ये? एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आती है। इस ऑर्गेनाइजेशन में आप डायरेक्टली डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट पे नियुक्त हो जाएंगे अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, जो लोग बहुत लो लेवल से ज्वाइन करते हैं एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को, तो उनको कई साल लग जाते हैं डेप्यूटी डायरेक्टर बनने में। मतलब बहुत सारे प्रमोशंस होंगे, कितना साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद में जाके वो डेप्यूटी डायरेक्टर बनते हैं। लेकिन यदि आप लोग ये एक एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो आप डायरेक्टली डेप्यूटी डायरेक्टर बन जाओगे, राइट। तो इसके बाद में जो फ्यूचर ग्रोथ के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छे हैं, और कंपटीशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी हायरार्की नहीं है। तो आप इजीली प्रमोट भी हो जाओगे, एंड जो वर्क लाइफ बैलेंस होगा बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। सैलरी बहुत अच्छी है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, आप बहुत ही अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हो अगर आप डेप्यूटी डायरेक्टर बन जाते हो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी। ओके, देखिए, पे स्केल क्या है इसका, एज रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। तो मैं एक चीज़ थोड़ा यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा कि एज की मामले में, ये जो एज वाला फैक्टर होता है, इसके मामले में ये एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी है। क्यों? बिकॉज जो लोग बहुत सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनकी एज 30 हो चुकी है, यानी कि देखिए, जनरली जितने भी बैंक एग्ज़ाम्स होंगे वहाँ पे आपको एज मैक्सिमम 30 ही होता है। जनरली आप सिविल सर्विसेज का लोगे तो वहाँ पे आपको 32 मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप कोई बैंक एग्ज़ाम देते हो, आप एसएससी देते हो, है ना, और इनफैक्ट अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो तो वहाँ तो एज का क्राइटेरिया और कम होता है ना। तो कहाँ एक तरह का ये देखा जाए कि जो एज का फैक्टर होता है, यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी रिलैक्सेशन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एज है वो 35 तक एक्सेप्टेबल है। अगर आप 35
के अंदर आते हो तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। यानी कि जो लोग कई बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर वो ऑलरेडी कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं, बैंक में है, क्लर्क हैं, ऑफिसर हैं, कहीं भी हैं, एसएससी के द्वारा सिलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन वो अपग्रेड करना चाहते हैं, करियर में थोड़ा सा बूस्ट चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं 30-35 के बीच ग्रुप में आ रहे हैं, तो भी वो लोग एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए। ये एक स्पेशलिटी है, ये जो डेप्यूटी डायरेक्टर का एग्ज़ाम है, इसकी बहुत ही खास बात मुझे लगी कि जनरली जितनी भी एग्ज़ाम्स आती हैं वहाँ पे आपको 30-32 के पहले ही देनी होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 35 तक आराम से आप दे सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ उन लोगों के लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल है जिन लोगों की एज 30-32 के ऊपर हो चुकी है, लेकिन 35 के अंदर है, राइट। तो देखिए अभी यहाँ पे पे स्केल किस तरह से है। पे स्केल कैसा है, लेवल 10 इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7th सेंट्रल पे कमीशन। देखिए लेवल 10 काफ़ी अच्छी सैलरी होगी फ्रेंड्स, ओके। लेवल 10 का जो 7th सेंट्रल पे कमीशन है उसके हिसाब से जो सैलरी है, आप उस बैंड में आ जाओगे। तो आपको मैं एक रफ आइडिया दे दूं तो तकरीबन मतलब एक रफ आइडिया दे रहा हूं, आपकी पर मंथ की सैलरी 1 लाख के आसपास चली जाएगी। 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी बनेगी, ठीक है। ये मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। देखिए आप कहाँ पे पोस्टेड होंगे, किस सिटी में होंगे, उसके आधार पे भी आपके अलाउंसेस में थोड़े बहुत डिफरेंसेस आएंगे। तो ये प्लस माइनस, यानी कि आप 1 लाख को सेंटर में रख लो, प्लस माइनस थोड़ा बहुत होगा, लेकिन सैलरी स्टार्टिंग में ही इतनी अच्छी मिल जाएगी आपको। बढ़िया किसी भी सिटी में जाओगे वहाँ पर आपको घर वगैरह के अलाउंसेस होंगे तो वो भी मिलेंगे, बहुत सारे पर्क्स होंगे, राइट। तो ये इसके एक बहुत अच्छी बेनिफिट आपको मिलता है, राइट। देन ये एक ग्रुप ए पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेजेटेड पोस्ट है, एंड आपकी जो एज मैंने बता दी 35 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वालिफिकेशंस क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। सो डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बस मतलब आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो यही है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ली होनी चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस भी पूछा गया है, ठीक है। प्योर ग्रेजुएट नहीं दे सकते, आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। कितना एक्सपीरियंस चाहिए, 3 years experience of administration or accounts or marketing or public relation or insurance or revenue or tax related matters in a government or public sector undertaking और ऑटोनोमस बॉडी। यानी कि आपको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज़ में, या तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर अकाउंट्स या मार्केटिंग या पब्लिक रिलेशंस में, या फिर इंश्योरेंस फील्ड में आपने काम किया होना चाहिए, या फिर टैक्स की फील्ड में अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हो, या फिर किसी ऑटोनोमस बॉडी में भी हो। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, आपने इन फील्ड में काम किया है, तो आप एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए, ठीक है ना। यानी कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो तो सिर्फ एक ग्रेजुएशन की डिग्री है, लेकिन एक्सपीरियंस भी मस्ट है, एटलीस्ट 3 years। और मैंने क्या क्या जो फील्ड्स बताई हैं वो फील्ड्स में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, या तो गवर्नमेंट बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या फिर ऑटोनोमस बॉडी। तो ये एक मस्ट है। अब इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, तीसरी चीज़ और दिखती है, डिज़ायरेबल बोला है। ये देखिए डिज़ायरेबल। अब डिज़ायरेबल का मतलब क्या है, कंपलसरी नहीं है, बट इफ़ यू हैव दिस क्वालिफिकेशन ऑल्सो, तो आपको एक अपर हैंड हो जाएगा, एक एडेड एडवांटेज मिलेगा एज कंपेयर टू अदर एस्पिरेंट्स जिनके पास में ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है ना। डिज़ायरेबल है, मस्ट नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छा। क्या क्या है, क्वालिफाइड सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विसेज। अगर जो सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, अगर आपने वो क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको थोड़ा सा एडेड एडवांटेज है। और पास्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स, यानी आपने ICW वगैरह किया है, या फिर MBA किया है फाइनेंस में, या फिर आपके पास लॉ की डिग्री है, तो आपको ये एडेड एडवांटेज मिल जाएगा। इसके अलावा एक्सपीरियंस इन मैटर्स रिलेटिंग टू सोशल इंश्योरेंस और लेबर लॉस। इसके अगर आपने सोशल इंश्योरेंस में काम किया है, लेबर लॉस के फील्ड में काम किया है, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे काउंट हो जाएगा, उसकी भी आपको हेल्प मिल जाएगी सिलेक्शन में। लेकिन अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। क्या है, पहली बात है, क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in case of the candidates otherwise well qualified। यानी कि ये जो क्वालिफिकेशन जो भी बोली गई हैं, ठीक है ना, एजुकेशनल नहीं, बाकी जो क्वालिफिकेशन है, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर चाहे तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो बोर्ड होगा वो कुछ रिलैक्सेशन दे सकता है। मतलब सोचो किसी को एक्सपीरियंस कम ज़्यादा कुछ हो रहा है, तो वो इट विल बी होनली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। चाहे तो उसमें कुछ छूट दे सकता है
अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन एग्जाम, और उसका जो नॉलेज लेवल है, उसके जो क्वालिफिकेशन जो उसके पास होगी, उसके इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करता है, उसके बेस पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो क्वालिफिकेशन में कुछ रिलैक्सेशन दे सकता है, ये उसकी मर्जी होगी। ओके, ये उसके ऊपर मैंडेटरी नहीं होगा कि उसको देना ही होगा। सो आप इस चीज़ को कंसिडर मत कीजिए कि कोई छूट मिल जाएगी। आप सिर्फ ये देखिए कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो है कि नहीं, आपके पास डिग्री है कि नहीं, देन आपके पास में पूरा 3 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस है कि नहीं रिक्वायर्ड फील्ड में, रिक्वायर्ड ऑर्गेनाइजेशन में। अगर ये है तो आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। सेकेंड थिंग बोली है द क्वालिफिकेशंस रिगार्डिंग एक्सपीरियंस आर रिलैक्सेबल, जो मैंने बताया, एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स इफ एट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन इन द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज ऑफ द ओपिनियन दैट सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम दीज कम्युनिटीज पोजिशनिंग द रिक्विजिट एक्सपीरियंस आर नॉट लाइकली टू बी अवेलेबल टू फिल अप दी वैकेंसीज रिजर्व फॉर देम। यानी कि अगर जितने लोगों ने इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं फाइनली, अगर उनके सब मैक्सिमम लोगों के पास उतना एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो फिर शायद एक्सपीरियंस के मामले में भी कुछ छूट दी जा सकती है। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जो छूट वाली चीज़ होती है ना, इस पर ध्यान मत दीजिए। आप तो बेसिक आपके पास जो कुछ है, पक्का है, डिग्री है, जितना एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे आप एग्ज़ाम दीजिए एंड फुल फ्लेज प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और इसको कहीं भी दिमाग में मत लाइए कि मुझे कुछ छूट मिलेगी। आप जाइए कि मुझे कोई छूट नहीं मिलेगी, जितना रिक्वायरमेंट है मैं उतना पूरा दूंगा, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से आप प्रिपेयर करेंगे तो आप रियली इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये हमने एज फैक्टर देख लिया, पे स्केल देख ली, क्वालिफिकेशन देख लिया। अब देखिए क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ड्यूटीज़ क्या क्या हो सकती हैं यहाँ पे। तो आपका जो जॉब प्रोफाइल होगा वो कैसा होगा, टू असिस्ट द रीजनल डायरेक्टर इन ऑल हिज ड्यूटीज़ व्हेन दे आर पोस्टेड इन रीजन्स। यानी कि जब आपकी रीजनल लेवल पर पोस्टिंग होगी, ठीक है, तो आपका काम क्या होगा कि जो आपके रीजनल डायरेक्टर होंगे उनको उनके काम में आपको असिस्ट करना होगा। रीजनल डायरेक्टर की जो ड्यूटीज़ हैं उसमें आपको उनकी मदद करनी होगी जब आप रीजन में पोस्टेड होगे। सेकेंड टाइप ऑफ ड्यूटी होगी टू असिस्ट जॉइंट डायरेक्टर इन हिज ड्यूटीज़ एट हेडक्वार्टर्स ऑफिस। यानी जब हेडक्वार्टर में आप पोस्टेड होगे तो वहाँ पे जो जॉइंट डायरेक्टर होगा उसको आपको हेल्प करनी होगी, उसके ड्यूटीज़ में आपको मदद करनी होगी। यानी आपकी पोस्टिंग होगी रीजन में या फिर हेडक्वार्टर में। तो मेजर सिटीज़ में ही पोस्टिंग होगी, कहीं छोटे मोटे ऐसे रूरल एरिया में आपकी पोस्टिंग होने वाली है नहीं, ठीक है। ये एक इसका प्लस पॉइंट है इस डेप्यूटी डायरेक्टर पोस्ट का। लेकिन जब आप रीजन में पोस्टेड होगे तो आप रीजनल डायरेक्टर की मदद करोगे, उसके काम में असिस्ट करोगे। एंड जब आप हेडक्वार्टर में पोस्ट होगे तो आप जॉइंट डायरेक्टर की मदद करोगे, उसके कामों में असिस्ट करोगे। इसके साथ साथ टू परफॉर्म सच एक्टिविटीज़ और ड्यूटीज़ एज मे बी असाइन टू देम। इसके अलावा और भी जो भी काम आपको डिपार्टमेंट देता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो ESIC होगी, जो आपको अलग अलग काम देगी, ड्यूटीज़ देगी, आपको वो भी सारे फुलफिल करने होंगे, है ना। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इनका हेडक्वार्टर है पंचदीप भवन, CIG मार्ग, न्यू दिल्ली, दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है। एंड अभी आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, The officers appointed to the service shall be liable to serve anywhere। ये पोस्टिंग देखिए कहीं भी होगी, anywhere in India, ये ऑल इंडिया सर्विस है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में हो, आप एग्जाम देने के बाद में सिलेक्ट हो गए तो सिर्फ उसी स्टेट में आपकी पोस्टिंग होगी, ऐसा नहीं है। द ऑफिसर्स अपॉइंटेड इन द सर्विस shall be liable to serve anywhere in India। पूरे देश में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आप देख सकते हो गूगल करके कि ESIC के हेडक्वार्टर्स, उनके रीजनल ऑफिसेस कहाँ कहाँ पर है ऑल ओवर इंडिया में। आप इन सभी ऑफिसेस में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। सो यू शुड बी रेडी टू गो एनीवेयर थ्रू आउट इंडिया, और वहाँ पर जाके आपको सर्व करना पड़ेगा, राइट। और बाकी कुछ कंडीशन, the appointment of the candidates who are already in state or central government or in a public sector undertaking service will be made on immediate absorption basis। यानी अगर कोई ऑलरेडी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में है, स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहा है, तो उसका अगर वो यहाँ सिलेक्ट होता है, ही विल बी एब्जॉर्ब्ड इमीडिएटली। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे 3 महीने की 4 महीने की नोटिस पीरियड होती है तो आपको उतना वहाँ सर्व करोगे, नहीं, आपको इमीडिएटली वहाँ से छोड़ के यहाँ आना पड़ेगा, राइट। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए एंड इसके बाद आप आगे बढ़िए। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड जो है इट इज़ ऑफ
2 ईयर्स। तो ध्यान रखिए, जो प्रोबेशन होगा वो 2 साल का होगा। 2 साल के बाद ही आप कंफर्म होंगे सर्विस में। अगर आपने अच्छे से परफॉर्म किया, कोई इशू नहीं हुआ, तो आप 2 साल के बाद जाके कंफर्म कर दिए जाएंगे इस सर्विस में। एंड देखिए अगेन मैं सैलरी यहाँ पे थोड़ा बता दूं, जो बेसिक सैलरी होगी इट विल बी स्टार्टिंग 56,100। अभी आप जब स्टार्ट करोगे ओके, तो आपका 56,100 का बैंड होगा एंड वो आगे जाके इतना हो जाएगा 1,77,500। वो तो धीरे धीरे जब ग्रेजुअली आगे बढ़ोगे, प्रमोशन होंगे तब। लेकिन अभी फिलहाल जो आपकी बेसिक सैलरी का जो आपका बैंड होगा वो होगा 56,100 वाला। एंड आपकी जो ग्रॉस सैलरी होगी वो कहीं ना कहीं 2 टाइम्स होगी इसकी, वही जो अप्रॉक्स मैंने बताया, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि 1 लाख तो आपकी सैलरी बन जाएगी, ठीक है ना। जो बेसिक सैलरी का डबल हो जाता है, तो लगभग आप समझ लो 1 लाख के आसपास, जिसमें सारे के सारे अलाउंसेस मिला लिए जाएंगे तब जाके, ठीक है। तो ये आपकी सैलरी हो जाएगी। काफ़ी अच्छी पोस्ट है फ्रेंड, अच्छी सैलरी है और लाइफ जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है बहुत अच्छा होगा। तो थोड़ा देखिए, आपको अगर आपको इसका जो सिलेबस समझ में आता है, आपको लगता है कि येस आई कैन डू, तो यू शुड गो फॉर दैट। इजीली थोड़ा सा प्रिपेयर करके आप फोकस करके ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, राइट। ओके, अब देखिए एज में भी थोड़ी बहुत इसमें यहाँ पे रिलैक्सेशन क्या सारी एग्जाम में मिलती है, यहाँ पर भी वैसे ही मिलेगी। क्या एक तो क्या है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन। अभी इसमें अप्लाई कैसे करना देख लीजिए, आपको सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, यहाँ पे कोई ऑफलाइन वाला झंझट नहीं है, ठीक है ना। कोई फॉर्म प्रिंट आउट करके भेजना ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव टू अप्लाई ओनली, देखिए ओनली ऑनलाइन अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट ऑन द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन वेबसाइट। वेबसाइट देख लीजिए कौन सी है, ये वेबसाइट है, लिंक दी है यहाँ पे www.upsconline.nic.in, ठीक है। एंड नॉट राइट टू दी कमीशन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, कुछ आपको ऐसे लेटर वेटर लिखना नहीं है, डायरेक्टली वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से अप्लाई करना है, ओके। एंड एस्पिरेंट्स आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू केयरफुली द डिटेल्स ऑफ द पोस्ट एंड इंस्ट्रक्शंस पब्लिश्ड बिलो। जो भी आप इसके आप देखिए, ये वेबसाइट पर जाइए, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो डिटेल, उसके बाद में आप इस फॉर्म को यहीं पे ऑनलाइन जाके इस एड्रेस पर भर सकते हो, ठीक है। अब देखिए एज की बात देखिए यहाँ पे, द एज लिमिट शोन अगेंस्ट ऑल आइटम्स इज द नॉर्मल एज लिमिट, ठीक है। अभी जो एज लिमिट बताई है वो नॉर्मल सबके लिए बताई गई है, 35 जो है मैक्सिमम। लेकिन द एज इज रिलैक्सेबल फॉर SC/ST कैंडिडेट्स अप टू 5 ईयर्स। जो SC/ST कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड अप टू 3 ईयर्स फॉर OBC कैंडिडेट्स। जो OBC कैंडिडेट हैं उनको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, 3 साल का। एंड जो SC/ST कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। Then SC/ST OBC candidates have to produce a caste certificate in prescribed परफॉर्मा। देखिए जो आप ये नोटिफिकेशन में एक फॉर्मेट दिया है, उस फॉर्मेट में आपको कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये रिलैक्सेशंस मिलेगी, राइट। देन एज लिमिट इज ऑल्सो रिलैक्सेबल फॉर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अप टू 5 ईयर्स। यानी कोई अगर पहले से एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC में काम कर रहा है, ओके, ऑलरेडी एम्प्लॉय है, तो उसको 5 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी एज में, ठीक है ना। फॉर एज कंसेशन एप्लीकेबल टू अदर कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट्स प्लीज सी रिलेवेंट पैरास। आप बाकी नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा कि बाकी लोगों को कितना कितना रिलैक्सेशन मिल रहा है। बट जैसा कि नॉर्मल जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होती है वहाँ पे जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब मैं एक बार थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट डेट्स दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपके नोटिफिकेशन में से ही मैंने निकाला है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स ध्यान में रखने की ये है कि क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन थ्रू ओरा वेबसाइट कब बंद हो जाएगा, लास्ट डेट क्या है, 2 सितंबर 2021। 2 सितंबर 2021 को जाके ये लास्ट डेट है और वो रात को 11:59 पे ये वेबसाइट क्लोज हो जाएगी, फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते। हाँ, आपने अगर 2 तारीख तक फॉर्म भर दिया है 2 सितंबर तक, तो आप प्रिंट 3 तक ले सकते हो, 3 तारीख तक आप प्रिंट आउट ले सकते हो। क्योंकि एक चीज़ ध्यान से आपको करना है कि आपने फॉर्म भर दिया तो आपको उसके बाद में प्रिंट अपने पास करके रखना है, कम से कम 1 या 2 प्रिंट तो करके रख लीजिए। बिकॉज जब आप जाओगे इंटरव्यू के लिए तो आपको ये प्रिंटेड फॉर्म अपने साथ लेके जाना होगा। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं भूल गया था, मुझे पता नहीं था, अब मैं कैसे प्रिंट करूँ, क्योंकि उसके बाद में आपको ऑप्शन ही नहीं होगा प्रिंट करने का, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जैसे ही आप फॉर्म भरते हो सेम डे आप प्रिंट आउट करके रख लीजिए अपने पास, ठीक है। देन date for determining the eligibility of all candidates in every respect shall be the prescribed closing date for submission of online recruitment application. The applicants are advised to fill in all their particulars in the online recruitment application carefully, as submission of wrong information may lead to rejection through computer based shortlisting apart from debarment by the commission। यानी कि एक तो
आप ऑनलाइन फॉर्म में जो भी भर रहे हो बड़े ध्यान से भरो, केयरफुली भरो, क्योंकि आपने कुछ भी मिस्टेक कर दी तो बाद में उसमें चेंजेस नहीं होंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपने बाय मिस्टेक कोई चीज़ गलत डाल दी, आपकी डिग्री का परसेंटेज गलत डाल दिया, कुछ भी डेट गलत डाल दी, पासिंग डेट, तो बाद में आपको कमीशन रिजेक्ट कर देगा, फिर आप उसके ऊपर कुछ बोल नहीं पाओगे। इसीलिए जब फॉर्म भरते हो तो बड़े ध्यान से, आराम से, एकदम शांति से सोच समझ के भरिए, मिस्टेक मत कीजिए। फाइनल सबमिट करने के पहले एक बार देख लीजिए कि कुछ गलती तो नहीं हुई, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी, यानी कि आपकी जो एज है वो फाइंड आउट करने के लिए कौन सी तारीख को डेट आपको देखना है, मतलब किस तारीख को आपकी एज कितनी है, वो कौन सी तारीख को देखना है। ऑल कैंडिडेट्स इन एवरी रिस्पेक्ट शैल बी द प्रिस्क्राइब्ड क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, यानी कि क्लोजिंग डेट क्या है, ये है यहाँ पे 2 तारीख आपकी क्लोजिंग डेट है, इसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। तो 2 सितंबर 2021 को आपकी जो एज होगी ना वही एज काउंट होगी, यानी कि किसी की एज, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ, किसी की एज 1 सितंबर को किसी की एज है मैं बोलता हूँ कि 30 अगस्त 2021 को किसी की एज अगर है 34 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 29 डेज, ठीक है। अभी 35 कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन 2 तारीख को वो पूरा 35 कंप्लीट होके एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा इस एग्ज़ाम के लिए, समझ रहे हो आप। यानी कि 2 तारीख को 2 सितंबर 2021 को आपकी एज 35 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 2 सितंबर 2021 को आपकी एज 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो, अगर आप बाकी किसी आपके SC ST OBC में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिल रही है, या फिर आप ESIC के एम्प्लॉय हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। और भी अगर अलग आप किसी कैटेगरी में हो जिसमें रिलैक्सेशन मिलती है तो वो अलग बात है। अदरवाइज अगर आपके पास कोई रिलैक्सेशन नहीं है तो 2 सितंबर 2021 को आपकी एज 35 से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। देन date for the interview on which the shortlisted candidate is required to bring the printout of his or her online application along with other documents at UPSC shall be intimated separately, यानी कि आपको इंटरव्यू के लिए अलग से UPSC इंटीमेशन दे देगा कि आपकी इंटरव्यू कब है, तारीख क्या है, और उस दिन आपको प्रिंट आउट लेके जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो ध्यान से उसका प्रिंट आउट 2 प्रिंट आउट लेके रख लेना अपने साथ में, ठीक है ना। ये आपको बाद में रिक्वायर्ड होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप तुरंत से जाके ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए एंड तैयारी में लग जाइए। क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, मैं आज नहीं भरूंगा, मैं कल भरूंगा, परसों भरूंगा। होगा क्या कि जो आपके सेंटर्स, इस एग्ज़ाम के सेंटर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा सेंटर नहीं है, मतलब 20-25 सेंटर्स से ऊपर नहीं है। तो सेंटर्स भरते जाएंगे तो क्या होगा, फिर आपको वो सेंटर चाहिए होगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए जल्दी से आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अपना सेंटर फिक्स कर लीजिए, ठीक है। ओके, अब देखते हैं कि एग्ज़ाम की स्कीम क्या है, किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। सो अ कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट, जिसको CBRT बोला जाएगा, ओके, या फिर रिक्रूटमेंट टेस्ट यानी कि RT, टू शॉर्ट लिस्ट द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर शेल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन। यानी UPSC क्या करेगा, एक ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट होगा, बस इतनी सी बात है। एंड द डेट ऑफ एग्जाम विल बी डिसाइडेड बाय कमीशन एंड इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट्स लेटर ऑन। अभी उसकी एग्जाम की डेट फिक्स नहीं है, ठीक है। तो जब फिक्स हो जाएगी तो आप लोगों को इंटीमेशन आ जाएगा, आप UPSC की वेबसाइट पे भी आ जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड है, ऑनलाइन। देन स्कीम एंड सिलेबस फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर कैसी है, स्कीम है, द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, कितने, 2 आवर्स का है, 2 घंटे का टेस्ट होगा। एंड इट विल कंप्राइज 2 पार्ट्स A एंड B, 2 सेक्शन होंगे, पार्ट A एंड पार्ट B। अब पार्ट A जो है उसमें क्या होगा, इंग्लिश होगा, जो टेस्ट है उसका पार्ट A में इंग्लिश होगा एंड पार्ट B में होगा जनरल एबिलिटी। 2 पार्ट हैं, पार्ट A पार्ट B। पार्ट A में आ गया इंग्लिश, पार्ट B में आ गया जनरल एबिलिटी। द क्वेश्चंस इन पार्ट B ऑफ द पेपर विल बी सेट बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। देखो पार्ट A तो इंग्लिश का है तो वो सिर्फ इंग्लिश में होगा, क्योंकि वो आपकी इंग्लिश चेक करना चाहते हैं, वहाँ हिंदी का सवाल नहीं आता। लेकिन जो जनरल एबिलिटी का पेपर होगा पार्ट B में, वो हिंदी में भी होगा और
इंग्लिश में भी होगा, आप दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हो। ऑल द क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इक्वल मार्क्स के होंगे, ठीक है। द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन होंगे, डिस्क्रिप्टिव कुछ नहीं होगा, कुछ लिखना नहीं है, आपके पास ऑप्शंस होंगे, आपको सिलेक्ट करना है। मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है, आपको एक आंसर सिलेक्ट करना होगा। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, देखिए यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, पेनल्टी है, अगर आप गलत आंसर दोगे तो आपको निगेटिव मार्किंग होगी। कितनी? एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी अ डिडक्शन, कितना? 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन, जितने भी मार्क्स दिए गए थे उस क्वेश्चन को, उसका 1/3 माइनस हो जाएगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन 3 मार्क का है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो 1/3 निकल जाएगा, तो आपको माइनस कितना होगा? 1। यानी एक क्वेश्चन जो 3 मार्क का था, आपने रॉन्ग आंसर दिया तो आपको -1 निगेटिव मार्किंग हो जाएगी, -1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो इफ नो आंसर इज मार्क्ड फॉर अ क्वेश्चन देयर विल बी नो पेनल्टी, अगर आप आंसर मार्क ही नहीं करोगे किसी क्वेश्चन का तो पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, कोई पेनल्टी नहीं होगी। तो ये इस तरह से स्कीम है एग्जाम की, ठीक है। सिंपल सा एग्जाम है, थोड़ा सा फोकस वे में प्रिपेयर करते हो एग्जाम इजीली निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं बहुत दिन से प्रिपरेशन से छूट गया हूँ, मैं प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, सब दे सकते हो, सब क्लियर कर सकते हो, थोड़ा फोकस चाहिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अब सिलेबस क्या है इस एग्जाम का, तो देखिए द सिलेबस ऑफ द टेस्ट ब्रॉडली कंप्राइजेस द फॉलोइंग टॉपिक्स, क्या क्या है। पार्ट ए जो मैंने बताया इंग्लिश का होगा, क्यों? टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स, यानी आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आती है, आप वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे कर पाते हो, बस ये टेस्ट करने के लिए पार्ट ए है, तो इसमें सिर्फ इंग्लिश चेक होगा, ठीक है। अब पार्ट बी में क्या क्या है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सिलेबस है, काफ़ी आपको दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप फोकस में प्रिपेयर करते हो तो आराम से कर सकते हो। तो पहला टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आएंगे, ठीक है, पहला। सेकेंड, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, देन प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI, देन न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये आपका नॉर्मल बैंकिंग वाला, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग यानी कि आपका नॉर्मल जो रीजनिंग है, ठीक है। तो आप ये बैंकिंग में ये दोनों चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपको रिवाइज करना होगा जस्ट। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये बहुत बेसिक होगा, कंप्यूटर का यूज़ आता है कि नहीं वो देखने के लिए। जनरल साइंस मतलब जो आप नॉर्मल UPSC के लिए जो साइंस है, क्लास 10th लेवल की जो साइंस होती है जनरल साइंस, वो और उसके करंट अफेयर्स। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट इशूज़, ये अभी आप जैसे UPSC में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट होता है, तो इतना बड़ा वास्ट सिलेबस नहीं आएगा इसमें, ठीक है। आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जो डेवलपमेंट के करंट इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, वो ध्यान से देख लेना, और थोड़ा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो बेसिक्स होते हैं वो देखने हैं, प्लस डेवलपमेंट यानी कि जो करंट अफेयर्स में जो डेवलपमेंट के इश्यूज चल रहे हैं रिलेटेड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उनको देखना होगा। एंड फ्रीडम मूवमेंट एंड इंडियन यूनियन, यानी आपकी अब जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है ना, मॉडर्न हिस्ट्री है, वो अच्छे से पढ़नी है, और उसके बाद में जो इंडियन यूनियन किस तरह से बना आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो भी आपको पढ़ना होगा, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी आपको बेसिक्स पूरे पढ़ने होंगे। एंड बेसिक जो जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये नॉर्मल जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं वो पता होना चाहिए। तो अभी देखिए कि पेपर ये पार्ट बी के अंदर इतनी सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये हर एक टॉपिक को आपको पूरा डीप में पढ़ना होगा? नहीं, ये यहाँ पे सब चीज़ आपको एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए हर एक टॉपिक की, तो आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से पढ़ना होगा, बहुत इन डेप्थ रिसर्च लेवल पर नहीं जाके पढ़ना है, क्योंकि देखिए इतने सारे सब्जेक्ट्स दे दिए तो उसमें से थोड़ा थोड़ा ही आने वाला है, पेपर एक ही है, राइट। अभी देखिए अगर जैसे आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम ऑफ इंडिया की जो मूवमेंट थी, तो वो बहुत वास्ट है, तो उस पर एक पूरा पेपर बन सकता है, राइट। तो इसलिए हर टॉपिक को एक मिनिमम डेप्थ तक जाके पढ़िए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आपको पेपर मिल जाते हैं तो देखिए पुराने पेपर्स को, आपको एक आइडिया आ जाएगा। और इसके एग्जाम के पेपर नहीं मिल रहे हैं तो आप जो UPSC जो बाकी एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे फॉर एग्जांपल APFC बोलते हैं ना, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का एक एग्जाम होता है, उसके पेपर्स देखिए, आपको उसके पेपर में जो क्वेश्चन का लेवल होगा उस लेवल के उस डेप्थ तक आपको जाके पढ़ना है, बस ये समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको हिंट मिल जाएगी, बिकॉज ये जो एग्जाम है हर साल नहीं होती है, तो हो सकता है जल्दी पेपर ना मिले, आई डोंट नो, मिल गए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इस तरह से जो UPSC की अलाइंड एग्जाम है, ये जो APFC की एग्जाम होती है वो कहीं ना कहीं इसी लेवल की है, तो आप उसके पेपर्स देखिए, और CAPF के पेपर्स देख सकते हैं, तो आपको एक हिंट मिल जाएगा कि कितना किस डेप्थ पे जाके आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, अगर थोड़ा फोकस्ड वे में पढ़ोगे तो आराम से एग्जाम निकाल सकते हो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रिपेयर कर लो, आराम से पेपर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसकी एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी है, कितना फ़ी भरना पड़ेगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे फी ऑफ
25 सिर्फ 25 रुपये भरना है ओनली, आइदर बाई रेमिटिंग द मनी इन एनी ब्रांच ऑफ SBI बाई कैश और बाई यूजिंग नेट बैंकिंग फैसिलिटी और बाई यूजिंग योर जो भी डेबिट कार्ड आपके पास है, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो आप, वैसे ऑनलाइन पे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन देखो देयर इज़ नो फीस, कोई फीस नहीं है किसके लिए, SC ST PW फिजिकली हैंडीकैप वगैरह जो हैं, और महिलाओं के लिए कोई फीस वगैरह है नहीं, ठीक है ना। देन नो फी एग्जाम्पशन इज अवेलेबल टू जनरल OBC EWS, इकोनॉमिकली जो वीक सेक्शन वाले लोग हैं उनके लिए कोई एग्जाम्पशन नहीं है, उनको फीस भरना होगा, जनरल वालों को भरना होगा, OBC वालों को भरना होगा, ठीक है ना। और हाँ एक मिनट इसमें भी मेल कैंडिडेट बोला गया है, क्योंकि देखिए महिलाओं को तो कोई फीस नहीं है, देन SC ST कैटेगरी के जो लोग हैं उनको कोई फीस नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के और OBC और EWS के जो मेल मेंबर्स हैं उनको फीस भरनी पड़ेगी 25 रुपये, एंड दे आर रिक्वायर्ड टू पे द फुल प्रिस्क्राइब फी। 25 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब लोग आप भर सकते हो, ठीक है। देन एप्लीकेशंस विदाउट द प्रिस्क्राइब्ड फी वुड नॉट बी कंसिडर्ड एंड समरी दे विल बी रिजेक्टेड, ओके। मतलब आपको फीस भरनी ही है, इसमें कोई छूट नहीं होगी, इतना बोला गया। सो फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांस। ठीक है भाई, 25 रुपये भर के आप कहाँ उसको रिफंड करवाओगे, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, आपको जाना है डायरेक्टली http://www.upsconline.nic.in पे जाना है, और यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली एग्जाम का लिंक दिखेगा उस पर क्लिक कीजिए, और वहाँ पे अप्लाई का बटन होगा उस पर क्लिक करके आप ये फॉर्म भर सकते हो। डिले मत करिए, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, आप इसमें एलिजिबल बैठते हो, फॉर्म भर दीजिए और तैयारी में लग जाइए। अगेन मैं आपको फिर से लास्ट में आपको ये रिमाइंड का इंपॉर्टेंट डेट दिखा दे रहा हूँ। देखिए 2 सितंबर 2021 लास्ट डेट है, ओके। इसके बाद में देखिए क्लोजिंग डेट है फॉर द सबमिशन ऑफ फॉर्म, तो इसलिए इसके बाद आप फॉर्म भर नहीं पाओगे, इसलिए आप 2 तारीख के पहले ही भर लो, एंड उसी दिन प्रिंट आउट ले लो आपका ऑनलाइन फॉर्म का जो आपने भरा है, ठीक है ना। क्योंकि 3 सितंबर के बाद में आप प्रिंट नहीं ले पाओगे, तो मैं तो बोलता हूँ जिस दिन भरो उसी दिन प्रिंट ले लो, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डेट्स इनको ध्यान रखिए, फॉर्म भर दीजिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पहले पढ़ लीजिएगा आप एलिजिबल हो कि नहीं, उसके बाद ही फॉर्म भरिए, ठीक है। एंड एक बार फॉर्म भर दिया, उसका प्रिंट आउट ले लिया, उसके बाद में सीधा इसकी तैयारी में लग जाइए, इधर उधर कहीं किसी ज़्यादा डिस्कशन मत कीजिए, सीधा आप ऑनलाइन जाके क्वेश्चन पेपर ढूंढिए, मिलते तो अच्छी बात है, वरना जो मैंने बताया अदर जो अलाइंड एग्जाम है UPSC की उनके पेपर डाउनलोड कीजिए, देखिए किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस लेवल की आप पढ़ाई कीजिए। इंटरनेट के ऊपर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आपको बहुत सारी बुक्स भी मिल जाएंगी, ठीक है। और आपको कुछ डाउट्स हैं आप हमको कमेंट कीजिए, राइट, हम उसका आंसर जरूर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट, इस एग्जाम में आपको बहुत ज़बरदस्त सक्सेस मिले, विश यू गुड लक, थैंक यू।